नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला और ललन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्रीन स्टील समिट 2024 के कार्यक्रम में शामिल हुए। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश से है, जहां निवेशकों को आमंत्रित कर उन्हें यहां निवेश करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे। वहीं आपको बता दें, चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उच्च न्यायालय जबलपुर में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की है। इसे लेकर तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर बड़ा हमला किया है। ललन सिंह के एक बयान पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, वे ललन सिंह से पूछना चाहती हैं कि उनकी मां और उनकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं। वह दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी और जेडीयू सभी बेशर्मी भरी बातें करते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते बुधवार को आरजेडी विधायक रेखा देवी को सीएम ने फटकार लगा दी थी। कहा था, अरे महिला हो, कुछ जानती हो जो बोल रही हो, कहां से आई हो। 2005 के बाद हमने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया। वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि राबड़ी देवी को बजट कहां से समझ में आएगा। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दस्तक कितना लंबा करती है। ललन सिंह का ये बयान बीते मंगलवार को ललन सिंह को लेकर जो है उन्होंने ऐसा कहा था, जिस पर राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। अब महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे कि जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है। बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे और ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, उनको माफी मांगना चाहिए। ललन जी का माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। चलिए, हमारे साथ राकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आना चाहेंगे राकेश जी और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके का जो है बयान दे रही है, कैसे देखते हैं आप इस दस्तखत को लेकर जो है ये विवाद बढ़ता हुआ बिहार में नजर आ रहा है? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसमें जो मसौढ़ी की विधायक हैं उन्होंने कल मुख्यमंत्री जब कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। इस पे मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमको जानती हो। तो उनके भाषा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और काफी हंगामा किया। लेकिन दरअसल मुख्यमंत्री का कहना था कि वो दावा कर रहे थे कि हमने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है। रेखा देवी को उन्होंने, वो मसौढ़ी से विधायक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम जानती हो कि महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, ये सब लोग जानते हैं कि बिहार किस हालात में था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुंचा है, वो सब लोग देख रहे हैं। अब ये सब मामला चल ही रहा था कि इसी बीच दिल्ली में ललन सिंह से जब पूछा गया, राबड़ी देवी से जब प्रतिक्रिया ली गई बजट पे, तो राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है, जबकि 58,900 करोड़ का पैकेज जो है बिहार को मिला है। ये बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैकेज, सबसे ज्यादा बिहार को तरजीह दिया गया है बजट में। इसके बावजूद राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस पर ललन सिंह से जब उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया तो ललन सिंह ने कहा कि
राबड़ी देवी आखिर जानती क्या है। वो तो हस्ताक्षर इतना लंबा करती है कि मतलब उनके कहने का साफ अर्थ था कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, वो बजट के बारे में क्या बता सकती है, बजट के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे सकती है। इसको लेकर विपक्ष जो है आज पूरे गुस्से में था। बिहार विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। राबड़ी देवी ने भी इस पर सवाल उठाए और कहा कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जेडीयू बीजेपी के जो एनडीए के लोग हैं, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं के प्रति किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ये एनडीए वालों को सीखना चाहिए। ये सब करके आज बहुत हंगामा हुआ। आज फिर सदन जो है, सदन को नहीं चलने दिया गया, सदन के अंदर सदन चलाया गया। महबूब अली जो माले के विधायक है उनको स्पीकर बना के और विपक्ष ने सदन के अंदर सदन चलाया और जमकर हंगामा हुआ। और इन सबों को लेकर अब जो है ये मामला जो है वो काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है इसको महिलाओं के अपमान के मुद्दे से जोड़कर जो है उसको ये कर रहा है और बार बार नीतीश कुमार पे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनकी आदत है, फितरत है कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। कई प्रोजेक्ट जो है महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं बिहार में, और ये सही है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिलाओं काफी आगे आई हैं, चाहे वो जीविका हो या लड़कियों के लिए साइकिल पोशाक योजना हो, बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं को बढ़ाने के लिए जो जेडीयू एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने पर उनका जोर रहा है। तो नीतीश कुमार की भाषा को लेकर विपक्ष जो है थोड़ा आक्रामक है और वो सदन को बार बार बाधित कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाए हुए है, इसको लेकर लगातार जो है वो सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, वहीं अगर देखा जाए तो राबड़ी देवी जो है लगातार ऐसा कह रही है कि आपकी माताजी कितनी पढ़ी हुई है, आपकी धर्मपत्नी कितनी पढ़ी हुई है, और लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर बार बार महिलाओं के अपमान का जो है आरोप लगाती हुई वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो इससे आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है और इससे कितना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये जो है महिलाओं का ही मुद्दा उठाता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। देखिए, बात ये सही है कि राबड़ी देवी जब ये बात कह रही हैं कि जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, जो मुंगेर से सांसद हैं जेडीयू के जी, उन्होंने जब ये सवाल उठाया कि राबड़ी देवी को बजट की क्या समझ है, तो राबड़ी देवी ने उस पर पलटवार किया और कहा कि ये बताएं ललन सिंह की उनकी पत्नी और माँ जो है या उनकी बहन जो है कितनी पढ़ी लिखी है। दरअसल बिहार की जो परंपरा रही है, तो प्राचीन काल में जो प्राचीन काल हम नहीं कहेंगे, मतलब जो यहाँ का जो एक सामाजिक ताना बाना रहा है उसमें जो आज से अगर हम 30 साल 40 साल पहले जाए तो महिलाओं की शिक्षा को उतना जोर नहीं था जी। मतलब महिलाओं को पढ़ाई के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। उसी दौर की राबड़ी देवी भी है, तो वो स्वाभाविक है कि राबड़ी देवी थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन अब चूंकि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, अब इसको लेकर अगर कोई किसी तरह कोई सवाल उठाता है तो उससे स्वाभाविक है कि विपक्ष हंगामा करेगा, क्योंकि उनकी पार्टी का बिहार में बड़ा कद है, आरजेडी का जो कद है बिहार में बड़ा है, और उसकी सर्वमान्य नेता भी हैं, ये लालू प्रसाद की पत्नी है ये तेजस्वी की माता जी हैं राबड़ी देवी। और ऐसे में जो सवाल जो उठाए जा रहे हैं राबड़ी देवी की शिक्षा को लेकर, उनकी योग्यता को लेकर, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष हंगामा करेगा, क्योंकि बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बिहार का नेतृत्व कर चुकी हैं जी। और ऐसे में अब उनकी योग्यता पर सवाल उठाना ये कहीं से जायज नहीं है। लेकिन ललन सिंह ने जब इसके बयान दिया है तो राबड़ी देवी ने भी उसको पलटवार किया है और कहा है कि भाई ललन सिंह ये बताए कि उनकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उनकी माता कितनी पढ़ी लिखी थी, उनकी बहन कितनी पढ़ी लिखी हुई है। तो इसका जवाब जो है वो राबड़ी देवी चाह रही है, और इसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है कि महिलाओं का अपमान जो है वो एनडीए और जदयू की आदत हो, बीजेपी और जदयू जो है, जो एनडीए के घटक दल है, उनकी आदत हो गई है। और इसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। प्रश्नकाल भी सदन में
विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर जी बार बार सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं नंदकिशोर यादव की कम से कम प्रश्नकाल चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सदन के अंदर सदन चलाया जा रहा है, विपक्ष जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष का कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और सदन में महबूब अली कैसर जो माले के विधायक, महबूब अली जो माले के विधायक हैं, उनको स्पीकर बनाकर और समानांतर शैडो सदन जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए ठीक है राकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा मामला हस्ताक्षर को लेकर जो है लगातार उठता नजर आ रहा है और राबड़ी देवी जो है ललन सिंह पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की, और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में CII की ओर से आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर के कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट हो रहा है, सबके अनुभव का फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि स्टील समिट से भारतीय इस्पात उद्योगों को कार्बन रहित बनाने का फायदा होगा। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील निर्माता में एक है। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार वाला बेड़ा डीला यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही कारगिल दिवस को लेकर कहा कि कारगिल विजय दिवस एक ऐतिहासिक विजय थी, हर साल विजय दिवस मनाते हैं। बजट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा है, 2047 तक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन विरोधी तो अपना धर्म निभा रहे हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि CII छत्तीसगढ़ यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट आयोजित किया है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 2 दिन का ये समिट है और इसमें निश्चित रूप से ग्रीन स्टील उत्पादन की दृष्टि में विचार विमर्श होगा। अनेकों उद्योगपति आए हैं, सबके अनुभव का यहाँ लाभ होगा और जिस तरह से आज दुनिया चिंतित है कार्बन उत्सर्जन से, और निश्चित रूप से ये समिट ग्रीन स्टील निर्माण के क्षेत्र में और कार्बन से मुक्ति दिलाने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे साथ जिज्ञासा चंद्रा जुड़ चुकी है। जिज्ञासा, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय CII की ओर से आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, छत्तीसगढ़ की ओर भी जो है उद्योग के नए नए आयाम खुलने जा रहे हैं। इसके तहत क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हर राज्य में CII की बैठक तो साल में जो है एक बार आयोजित होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद CII की बैठक जो है पहली बार आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जिसमें देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम उद्योगपति जो है शामिल हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको लेकर जो नई नई जो संभावनाएं छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रही है उन सभी को लेकर बातचीत, सभी उद्योगपति से बातचीत किया गया है कि आखिर स्टील प्लांट को लेकर और छत्तीसगढ़ में किस तरह विस्तार किया जा सकता है और आने वाले 2047 को जो विजन है उसमें स्टील प्लांट को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाया जा सके और जो फिलहाल स्टील प्लांट है उसमें और क्या कुछ नया किया जा सकता है ताकि युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़े। तो इन सभी को लेकर जो है CII की बैठक में बातचीत की है। बिल्कुल, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सभी के अनुभव का फायदा मिलेगा और समिट में भारत के अगर देखा जाए भारत के साथ साथ देश और विदेश के उद्योगपति भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, ये जो CII की बैठक होती है इसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं, जिसमें भारत नहीं बल्कि
जो है विदेशों से भी जो उद्योगपति होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो ये अपनी अपनी संभावना जो दूसरे देश चाह रहते हैं वे अपने जो देश में जिस तरह से स्किल प्लांट को लेकर जो कार्य किया जा रहा है क्या उनके देश में बेहतर है भारत में लाने की कोशिश करते हैं। तो भारत स्किल प्लांट को लेकर नई नई संभावना जो उत्पन्न करते हैं आगे भारत में और किस तरह स्किल प्लांट को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे जो है आने वाले लोगों को कितना रोजगार के जो है साधन प्रावधान से उपलब्ध हो सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार मिल सके। तो उनके देश में जो चल रहा है स्किल प्लांटों को लेकर जो नई नई सुविधाएं तो लोगों को दी जा रही है सभी को लेकर छत्तीसगढ़ से पूरे भारत में सभी को बताया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ में से रोजगार के नए आयाम उत्पन्न हो सके। चलिए जिज्ञासा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जो है समिट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम है, इससे सभी को लाभ मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली तीसरी बड़ी खबर की और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर उन्हें यहां निवेश करने, उद्योग स्थापित करने और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने इन्वेस्ट एमपी इंटरएक्टिव सोशल का शुभारंभ किया। उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उपलब्ध विश्व स्तरीय संसाधनों और अवसरों की बात करते हुए कहा, आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है, आप सबका स्वागत है। उद्योगपतियों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु को 10 संस्थाओं और मध्य प्रदेश के बीच 2 MOU हुए हैं। वहीं सीएम ने धन्यवाद देते हुए कहा है कि ऐसे और भी आपके साथ करने का मौका मिलेगा और उन्होंने कहा है अंग्रेज भारत के व्यापार के रास्ते आगे बढ़े और राज किया, अब हमें आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। बता दें कोयम्बटूर टेक्सटाइल के साथ साथ गारमेंट, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे औद्योगिक सेक्टर के लिए जाना जाता है। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगाए, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, अलग अलग मशीनरी आइटम का और हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवेशक अपना काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक कार्यालय खोलने की घोषणा भी की है। इनके लिए मैंने आमंत्रण भी दिया और वो लगातार आए और अपने काम धंधे को फैलाए। खबर पर हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोयम्बटूर टेक्सटाइल के साथ साथ गारमेंट्स, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग सेक्टर्स के बारे में जाना जाता है। इससे मध्य प्रदेश को भी जो है काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है भविष्य में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नजर देखिए, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत से लगातार इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है मध्य प्रदेश को। उसी के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले मुंबई भी गए थे और वहां पर मुंबई में कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल हुए थे। और उसके बाद अब देखिए कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर त्रिपुर में औद्योगिक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण भी किया। इसके साथ साथ ही वहां उद्योगपतियों और उद्यमियों से बात की है। 700 करीब निवेशक वहां पर आए थे और जिन्होंने ये इच्छा जताई है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए खोला जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एमपी इंटरएक्टिव सत्र के लिए यह जो आयोजन किया गया था उसमें जो निवेशक आए थे उन्होंने इस पर खुशी भी जाहिर किया कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्यमियों, तमाम पूरे राज्य से उद्यमी वहां पर शामिल हुए। विशेषकर तमिलनाडु के उद्यमी हैं वो शामिल हुए हैं।
देखिए दक्षिण में जिस तरह से उद्यमी काम कर रहे हैं, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आप उज्जैन की तर्ज पर तमाम मध्य प्रदेश के जिलों में भी आप ये उद्योग अपना शुरू कर सकते हैं, और जो सुविधाएं हैं और किस तरह से प्रशासनिक सुविधाएं देनी है, शासन की तरफ से सुचारू रूप से व्यवस्था करनी है, उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। और देखिए एक जिला एक उत्पाद के आधार पर भी बात कही गई है, वहीं पर एक औद्योगिक केंद्र खोलने की भी बात कही गई है, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर है, वहां पर औद्योगिक जो है केंद्र खोला जाएगा मध्य प्रदेश का, और वहां से इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश लाने के प्रयास किया जा रहा है। देखिए साफ तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगे, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर है वो पैदा होंगे। इससे पहले देखिए शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हीं की भाषा में की है, तमिल यानी तमिल भाषा में एल्लाकुरम वड़क्कम से शुरुआत की है। एल्लाकुरम वड़क्कम का मतलब होता है नमस्ते सभी लोगों को, वड़क्कम मतलब नमस्ते होता है। इसका ट्रांसलेशन किया है टी एलैया राजा, जो रीवा के कवि कलेक्टर थे और आईएएस अधिकारी है, तो उन्होंने, और वो बेसिकली तमिल से क्षेत्र से संबंधित है, तो उनको ये भाषा आती है टी एलैया राजा को। तो उन्होंने जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे तो उसका ट्रांसलेट कर रहे थे। इसके साथ साथ ही प्रमुख सचिव जो राघवेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद थे, तमाम प्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं। और इसके साथ साथ सीएम मोहन यादव ने जाकर उद्योग के जो विभाग है वहां से उनकी जानकारी ली। बेसिकली जो उद्योग खोलने की बात कही जा रही है उसमें 3 विभाग प्रमुखता से है। एक है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का विभाग, जिसमें कपड़े से रिलेटेड उद्योग होते हैं, और दूसरा है इंजीनियरिंग से जो मशीनरी वगैरह, जो चाहे पार्ट्स हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो या किसी भी तरह के मशीनरीज होते हैं उसके लिए, और तीसरा होता है आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भी बोलते हैं। तो उसमें उस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। तो अगर मध्य प्रदेश में इस तरह का इन्वेस्टमेंट आता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी होगी। और जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच ये सेतु का काम करेगा, सेतु यानी निवेश करने का सेतु और कहीं ना कहीं विकास का सेतु। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश एक ऐसी दिशा में बढ़े जिससे देश को दुनिया में नाम दिलाया जा सके। तो इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का इंटरेक्टिव एमपी जो इन्वेस्टमेंट सेशन है, जो सत्र चल रहा है तमिलनाडु में, तो 2 दिवसीय कल भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर में तमिलनाडु के थे, आज भी वो लगातार मौजूद थे। 1-to-1 उनकी चर्चा भी उद्योगपतियों से हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अगर मध्य प्रदेश में आता है, चाहे फरवरी 2025 में जो बड़ा आयोजन किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोहन यादव की ये मंशा है कि पहले ही लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो लाया जाए, चाहे मुंबई से आए और चाहे अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु से आए। तो लगातार दक्षिण का रुख कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं देखिए पश्चिम का भी रुख किया जा रहा है, मतलब मुंबई का भी रुख किया जा रहा है, ताकि ये जो उद्योग नगरियां हैं जो बाहर की, वहां से इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। चलिए सत्यम, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबर पर अपडेट देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होकर एक सेतु के काम करने का बताया है कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक सेतु के रूप में काम किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नए अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करके शिक्षक भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने नियमों को एनसीटीई के नियमों से विपरीत बताया है। याचिका में प्रमाण स्वरूप ऐसे कई नियुक्तियों के आदेश संलग्न किए गए हैं जो स्नातकोत्तर विषय 45 से 46% अंक पाने वालों को नियुक्तियां दे दी गई हैं, क्योंकि उनकी मार्कशीट में सेकेंड डिवीजन अंकित है, जबकि याचिकाकर्ताओं के अंक 47% से अधिक है, लेकिन अंक सूची में 3rd डिवीजन लिखे होने के चलते उन्हें डीपीआई में नियुक्तियां देने से इनकार कर दिया गया है। दायर की गई इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस की खंडपीठ की ओर से की गई है। याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में दाखिल कर बताएं कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें 50% से 45% अंक प्राप्त करने पर नियुक्तियां दी गई हैं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विनय डेविड संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं।
आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे विनय कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विद्यार्थियों ने ये मुद्दा उठाया है। विभाग से 4 हफ्ते का स्कूल शिक्षक की भर्ती संबंधित हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ जी की खंडपीठ ने 4 सप्ताह का समय दिया है। यहाँ पे मामला ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो भर्तियां की गई हैं उसमें जो परसेंटेज को लेकर जो मामला है, अंकों के लेकर जो मामला है वो अनभिज्ञ हो रहा है। जो कम अंक प्राप्त किए हैं उनको भर्ती नियुक्तियां दे दी गई हैं और जो ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। यही मामला लेकर के अविनाश त्रिपाठी जी और प्रदीप अहिरवार ये लोग न्यायालय के समक्ष गए। इनके अधिवक्ता रमेश्वर ठाकुर जी ने याचिका प्रस्तुत करके हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि इनका सब चीज का संबंध रिकॉर्ड बुला करके जो सही जांच है कर करके जिनको नियुक्ति दी जाना चाहिए, सही परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को उनको नियुक्तियां दी जाए। चलिए विनय, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में दाखिल कर बताए कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें 50% से 45% अंक प्राप्त करने पर नियुक्तियां दी गई हैं। तो ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।